मेटाबॉलिज्म क्लास सेकंड। वेलकम फ्रेंड्स, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की काफ़ी मैसेजेस मिले मेरे को, तो हम लोग क्लासेस को फूड सेफ्टी ऑफिसर की वापस शुरू करते हैं और फूड साइंस नोट्स और बाकी इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। और क्लासेस लेट से शुरू करने के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और क्लासेस को अब हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स पे थे। उसमें अभी तक हम लोगों ने सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि विभिन्न पोषक पदार्थों का कोशिकीय उपापचय, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था, जिसमें मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ कि कोशिकाओं में पहुंचते ही जो पदार्थ मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने लगते हैं वही कोशीय उपापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट उपापचय यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जीवों के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है, मेन सोर्स होता है, क्योंकि कोशिकाओं में इन्हीं का जारण सबसे सुगम और सबसे अधिक होता है। भोजन में भी ये जटिल मंड एवं सरल शर्कराओं के रूप में होते हैं, ठीक है, सिंपल शुगर के फॉर्म में होते हैं। आहार नाल में पाचन के फलस्वरूप ये सरल मोनोसैकेराइड्स अर्थात 6 कार्बन अणु शर्कराओं ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज में विखंडित होकर रुधिर में अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अवशोषण के बाद जब यकृत निवाहिका यानी कि हेपैटिक पोर्टल शिरा तंत्र द्वारा ये शर्कराएं जिगर में पहुंचती हैं तो जिगर कोशिकाएं इन्हें रक्त से लेकर डी ग्लूकोज में बदल देती हैं। इस प्रकार रक्त में मुख्यतः डी ग्लूकोज का ही संचरण होता है और शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसी का प्रमुख भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट प्रधान भोजन के बाद रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा औसतन 0.1 से बढ़कर 0.12 या 0.114 हो जाती है। ये जो इसकी मात्रा है, ठीक है, इसको 0.1 से 0.12 और 0.114 तक, ये आपके लिए जो पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो उसमें आपको बताना है कि 0.1 से बढ़कर ये 0.17, 0.18, 0.16, 0.14, तो आप कौन सा लगाना, 0.14 तक होती है। जिगर कोशिकाएं रुधिर में इसकी मात्रा का नियमन यानी कि रेगुलेशन करती हैं। उत्तक द्रव्य से ग्लूकोज कोशाकला की वाहक प्रोटीन्स यानी कि कैरियर प्रोटीन्स के माध्यम से सुसाध्य विसरण यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के कोशीय उपापचय के 5 प्रमुख पहलू होते हैं। आइए अब हम लोग इन 5 प्रमुख पहलुओं को पढ़ते हैं। ओके, 5 प्रमुख पहलू में जो पहला पहलू है वह है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले भी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट और वैलिड कंटेंट जो एग्जाम में आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि फ्री में आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल रहा है देखने के लिए और पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, तो आप भी मदद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी टीम है उसको भी हमें पैसा देना होता है, तो इसी बहाने अगर आप मदद करेंगे तो आगे भी काम चलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले पहलू पे, ग्लाइकोजेनेसिस पे। जिगर कोशिकाएं रुधिर में डी ग्लूकोज की उतनी ही मात्रा मुक्त करती रहती है जितनी मात्रा का उपयोग शरीर की समस्त कोशिकाएं उपापचय में करती रहती हैं। भोजन के बाद ग्लूकोज की तत्कालीन आवश्यकता से अधिक मात्रा को बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन द्वारा ग्लाइकोजन में बदलकर जिगर कोशिकाएं इसका भंडारण यानी कि स्टोरेज करती हैं। पेशी कोशिकाएं भी रुधिर से अपनी तत्कालीन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्रहण करके ग्लाइकोजन के रूप में इसका संचय करती हैं। ओके, ग्लाइकोजन को जंतुमंड यानी कि एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग ग्लाइकोजन को, क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च, नोट डाउन कर लीजिएगा। संचय के लिए डी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को ही ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ओके, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, डी ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन को संश्लेषण करते हैं उसी को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ एक उपचयी प्रक्रिया होती है। मानव शरीर में लगभग 400 ग्राम, जिसमें से 100 ग्राम यकृत में होता है, ठीक है, और 300 ग्राम आपकी पेशियों में होता है। उसमें क्या होता है, मंड संग्रहित होता है यानी कि स्टोर्ड होता है, ठीक है, 400 ग्राम संग्रहित होता है ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट जो सेकंड पहलू है यानी कि जो दूसरा पहलू है वो है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी कि जंतु मंड संचित ईंधन यानी कि जो रिजर्व फ्यूल का काम करती है हमारी बॉडी में, ठीक है, रिजर्व फ्यूल का काम क्या करती है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी कुछ दिन पहले ही आया था कि रिजर्व फ्यूल क्या होता है, उसमें आपको नाम दे दिए गए थे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है, एनाबोलिज्म, लाइपोजेनेसिस, और भी ऑप्शन दे दिए गए थे। उसमें आपको बताना था कि इसमें से रिजर्व फ्यूल क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोजेनोलिसिस। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलिसिस रिजर्व फ्यूल का काम करता है। ज्यों ज्यों शरीर कोशिकाओं रुधिर से आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज लेती रहती है, ठीक है, जैसे जैसे शरीर जो हमारी बॉडी है वो ब्लड से क्या लेती रहती है, हमारे ग्लूकोज को लेती रहती है अपने डिमांड के हिसाब से, उसी त्यों त्यों जिगर कोशिकाएं अपनी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में विखंडित करके रक्त में मुक्त करती रहती हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं ग्लाइकोजन से पहले ग्लूकोज में टूटती हैं, उसके बाद वह रक्त में फैल जाती है यानी मुक्त हो जाती है। इस प्रकार शरीर कोशिकाओं को रक्त जितनी ग्लूकोज देता है उतनी इसे यकृत से मिलती रहती है। अतः रक्त में ग्लूकोज की एक नियत मात्रा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीमीटर रक्त यानी कि 0.08% से 0.1% तक बनी रहती है
भूख या उपवास में शरीर में ऊर्जा के लिए सबसे पहले ग्लाइकोजन भंडारण खपाया जाता है। ओके, जब भी आप फास्ट रखते हैं या जब भी आप व्रत रहते हैं तो आपकी बॉडी से सबसे पहले जो कहते हैं ना वो स्टोर्ड फूड, तो वो किस फॉर्म में निकलता है? ग्लाइकोजन के द्वारा वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, खपाती है। अतः एक बार भोजन कर लेने के बाद 8 से 10 घंटे कुछ ना खाया जाए तो रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा लगभग 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त यानी 0.08% ही रह जाती है। सोकर उठने पर प्रातःकाल हमारे रुधिर में ग्लूकोज की यही मात्रा होती है। ओके, 0.08% जब हम डेली मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वह इतना ही होता है। इसे हम उपवासीय ग्लूकोज स्तर यानी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कह सकते हैं। ठीक है, भूखा व्यक्ति 12 से 14 घंटों में शरीर में संचित सारी ग्लाइकोजन खपा लेता है। पेशियों में संचित मंड केवल इन्हीं के काम आती है, ये इसे वापस रुधिर में मुक्त नहीं करती। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। यह एक अपचयी प्रक्रिया है। ओके, अब तक आप लोगों ने अगर हमारे फूड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिगर की उपरोक्त दोनों क्रियाओं पर दोहरा नियंत्रण होता है। तंत्रिकीय, नर्वस कंट्रोल तथा हार्मोन कंट्रोल। हार्मोनी नियंत्रण में 5 प्रमुख हार्मोन भाग लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इन 5 प्रमुख हार्मोन के नाम को आप। पहला पैंक्रियास, पैंक्रियास द्वारा स्त्रावित। सेकंड इंसुलिन। थर्ड पिट्यूटरी बॉडी यानी जिसको हम पिट्यूटरी काय कहते हैं द्वारा स्त्रावित वृद्धि हार्मोन तथा एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा स्त्रावित कार्टिसोल। ओके, पिट्यूटरी बॉडी क्या स्त्रावित करती है? हार्मोन को। और एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या स्त्रावित करता है? कार्टिसोल को। ग्लाइकोजेनेसिस को तथा अग्नाशय का ग्लूकागोन और एड्रेनल मेड्यूला का एड्रेनलिन ग्लाइकोजेनेलिसिस में क्या कहता है? बढ़ावा देता है, एनहेंस करता है उसको। ओके, ये जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का डायग्राम है। ये अदर बॉडी सेल हो गया यहाँ पे। ये एक साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट CO2H2O बनाता है और ये क्या बनाता है? डी ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, डी ग्लूकोज से शुरू हुआ, ग्लूकोज गया, ग्लाइकोसिस, कर्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फिर CO2H2O। ठीक है, ये अपना लिवर सेल का डायग्राम, मसल सेल हो गया। कार्बोहाइड्रेट आया फूड में, डाइजेशन हुआ, फिर मोनोसैकेराइड बना, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद हेपेटिक पोर्टल ब्लड आया, फिर आया लिवर सेल में। लिवर सेल में क्या हुआ? डी ग्लूकोज। ठीक है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यूड्रिलिन, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोसिस, पायरुविक एसिड, कर्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, CO2H2। फिर ये देखिए कनेक्ट भी कर रहा है इससे। ये बीच में जो जा रही है ये है आपकी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है। फिर ये मसल सेल में आ गया, मसल सेल्स में भी आप देख सकते हैं डी ग्लूकोज आया। ये भी साइकिल पूरे रिपीट हो रही है, ग्लाइकोसिस, पायरुविक एसिड, कर्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके, ये डायग्राम है, अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा ताकि कभी भी आपको देखना हो तो आपको समझ में आ सके। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पहलू पे। ओके, नेक्स्ट अपना पहलू है अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म। ठीक है, शरीर कोशिकाओं में ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इससे संबंधित मेटाबॉलिज्म के 2 प्रमुख चरण होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो एनर्जी को उत्पाद करता है, ठीक है, उसके लिए 2 मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है। पहला है ग्लाइकोसिस, दूसरा है कर्ब साइकिल। अभी आप लोगों को मैंने डायग्राम दिखाया था, उसमें आप लोगों ने ग्लाइकोसिस कर्ब साइकिल देखा होगा। तो ग्लाइकोसिस क्या होता है? यह सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज के प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के 9 प्रमुख चरणों यानी कि 9 स्टेप्स होते हैं, जिनकी एक श्रृंखला यानी कि एक चैन के फलस्वरूप ग्लूकोज के प्रत्येक अणु का पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में विखंडन होता है। ठीक है, टूटता है और इसमें मुक्त हुई ऊर्जा ATP की 2 अणुओं में अबाध हो जाती है। ओके, नेक्स्ट कर्ब साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्रेब्स चक्र में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक 8 प्रमुख चरणों की चक्रीय श्रृंखला द्वारा ग्लाइकोसिस के फलस्वरूप बने पायरुविक अम्ल के प्रत्येक अणु को आणविक ऑक्सीजन की सहायता से CO2 और H2O में तोड़ा जाता है। अतः यह प्रक्रिया केवल एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायुवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके फलस्वरूप कोशिका को ग्लूकोज के एक अणु के कुल मिलाकर ATP के 36 यानी 36 अणुओं का लाभ होता है। कितने अणुओं का? 36 अणुओं का। अगर ऑप्शन में आ गया 42, 48, 49, 36 तो ATP के कितने अणुओं का? 36 अणुओं का। नोट डाउन कर लीजिएगा। फूड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट जो पहलू है चौथा, फोर्थ, 5 में से जो चौथा पहलू है वो है उपचय यानी कि एनाबॉलिज्म तथा वसीयकरण लाइपोजेनेसिस। ऊर्जा उत्पादन के अतिरिक्त कोशिकाओं एवं ग्लूकोज का उपयोग ऐसे कार्बोहाइड्रेट पदार्थों के संश्लेषण में करती है जिनकी वृद्धि, मरम्मत, पुनरुद्भवन, कोशिका विभाजन आदि में आवश्यकता होती है। इन पदार्थों को संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कुछ ग्लूकोज को पंचकार्बीय शर्कराओं राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज में बदलकर DNA तथा RNA में न्यूक्लियोटाइड अणुओं का संश्लेषण किया जाता है। ओके, यदि शरीर में इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी ग्लूकोज बची रहती है तो इसे फैट में बदलकर संचित रखा जाता है। ओके, जब आपका ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाती है तभी फैट में वो स्टोर्ड होता है, संचित होता है, तभी जो मोटापा बढ़ता है वो इसी कारण बढ़ता है। इसे ग्लूकोज का वसीकरण यानी कि लाइपोजेनेसिस कहते हैं।
तो जो भी मोटे लोग हैं समझ गए ना, उसको क्या कहा जाता है, लाइपोजेनेसिस। यह प्रक्रिया मुख्यतः यकृत में होती है, ठीक है, कहाँ पे होती है, पेट में होती है। इसीलिए लोगों के जो टमी है वो मोटा हो जाता है, परंतु इसके फलस्वरूप बनी वसा रक्त में मुक्त होकर वसा ऊतकों में संग्रहित होती है। ओके, ध्यान से कॉपी में नोट डाउन करते चलना बच्चों सारी चीज़ों को, और तैयारी अपनी जारी रखना। एग्ज़ाम में फोड़ के आना है और इंटरव्यू में भी आपके ये बहुत काम आने वाली चीज़ें, और आपकी डेली यूज़ डेली लाइफ में भी एज अ फूड इंजीनियर या फूड टेक के स्टूडेंट के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि लाइपोजेनेसिस क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। पांचवा और आखिरी पहलू, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस क्या होता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेटों की अधिक कमी हो जाने पर वसाओं और प्रोटीन आदि पदार्थों से इनका संश्लेषण भी होता है। इसे ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कॉर्टिसोल तथा कॉर्टिकोस्टेरोन, थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन तथा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज का ग्लूकागोन और हार्मोन ग्लूकोन्यूजेनेसिस को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, परंतु अग्नाशय का इंसुलिन हार्मोन इसे डिक्रीज करता है यानी घटाता है। यह प्रक्रिया भी मुख्यतः कहाँ होती है, यकृत में ही होती है, यानी कि पेट में ही होती है। ओके, ये थे आपके 5 पॉइंट। मिलते हैं आपसे अगले फैट मेटाबॉलिज्म टॉपिक पर अगली वीडियो में। जब तक अगर आप लोगों ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की और भी क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आप इस वीडियो पर नए तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा फर्स्ट चैप्टर भी देख सकते हैं और सेकंड चैप्टर चल ही रहा है, और आगे आपको और भी चैप्टर और इंपॉर्टेंट MCQs भी रिलेटेड मिल जाएंगे। और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।